Good morning, everybody. Today's our topic is classification of wool, यानी ऊन का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने इसके इतिहास और उद्गम के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे ऊन के वर्गीकरण की। तो ऊन के तंतु की किस्म का निर्धारण, भेड़ों के पालन पोषण, जलवायु, भोजन, उनकी देखभाल, उनका स्वास्थ्य, उनकी जाति आदि पर निर्भर करता है। ठंडे मौसम में पाली गई भेड़ों के तंतु अधिक कठोर और भारी होते हैं, क्योंकि अत्यधिक नमी से प्राकृतिक चिकनाई सूख जाती है। कम या घटिया खुराक देने से पशुओं का विकास रुक जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं ऊन की किस्म को। तो ऊन का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, पहला भेड़ों के अनुसार और दूसरा कटाई के अनुसार। तो ऊन प्राप्ति हेतु भेड़ों के शरीर पर उपस्थित बालों को पहले हाथों से काटा जाता था, किंतु विदेशों में और कई अन्य जगहों पर यह कार्य अब मशीनों से किया जाता है। यदि हम बात करें भेड़ों के अनुसार ऊन के वर्गीकरण की, तो संपूर्ण विश्व में भेड़ों की लगभग 40 नस्लें पाई जाती हैं और 200 संकर नस्लें पाई जाती है, यानी ओरिजिनली 40 और उनमें प्रजनन जो उनका है वो संकरण से करवाकर उसकी नस्लों को बढ़ा दिया गया है और वो 200 के लगभग है। ऊन पैदा करने वाली भेड़ों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इनकी श्रेणियां हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम श्रेणी की ऊन या मैरिनो ऊन की। मैरिनो जाति की भेड़ों में सर्वोत्तम किस्म की ऊन प्राप्त होती है। यह भेड़ पहले स्पेन में पाई जाती थी और इनसे प्राप्त ऊन का रेशा अपेक्षाकृत छोटा होता था। इसके रेशे की लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक होती है, किंतु इसका तंतु अत्यंत महीन, मजबूत और प्रत्यास्थता वाला होता है, यानी खींचने वाला होता है। इस प्रकार के ऊन से सबसे अधिक शल्क यानी स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें 1 इंच में लगभग 3000 शल्क बने होते हैं। इनमें अधिक गर्मी और कताई क्षमता भी अधिक होती है और उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र इनसे बनाए जा सकते हैं। यह है प्रथम श्रेणी की ऊन। दूसरी है द्वितीय श्रेणी की ऊन, और यह ऊन जिन भेड़ों से प्राप्त होती है वह भेड़ें सबसे पहले स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और वेल्स में पाई गईं। इनसे ब्रिटिश द्वीपों में अच्छे किस्म की ऊन की प्राप्ति हुई। आजकल ये भेड़ें विश्व भर में पाई जाती है। इसकी ऊन अच्छे किस्म की होती है। रेशे की लंबाई लगभग 2 से 8 इंच तक होती है और इनमें भी शल्कों की संख्या बहुत अधिक, लेकिन मैरिनो ऊन से यानी प्रथम श्रेणी की ऊन से कुछ कम पाई जाते हैं। इनका रेशा महीन, मजबूत, घुंघराला और अधिक प्रत्यास्थता वाला होता है और इनसे स्वेटर, पुलोवर आदि बनाए जाते हैं। तृतीय श्रेणी की जो ऊन है और जिन भेड़ों से प्राप्त होती है, ये भेड़ें पहले ब्रिटेन में पाई जाती थी। इनसे प्राप्त ऊन के तंतु की लंबाई 4 से 18 इंच तक होती है। यह तंतु अधिक मोटे, कड़े, खुरदुरे होते हैं और इनमें मैरिनो और यानी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की ऊन की तुलना में कम शल्क पाए जाते हैं। तंतु में प्रत्यास्थता और लचीलेपन और प्रतिस्कंदता की कमी होती है, फिर भी यह ऊन पहनने के वस्त्रों में उपयोग में लाई जाती है। हालांकि इससे वस्त्र बनाना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इनसे निम्न कोटि के वस्त्र, कंबल, दरियां आदि बनाए जाते हैं। लास्ट है आपकी चतुर्थ श्रेणी की ऊन। तो इस प्रकार की ऊन कई नस्लों की भेड़ों से प्राप्त होती है। इनके तंतु 1 से 16 इंच तक लंबे, खुरदुरे और बाल के समान होते हैं और इनमें शल्क बहुत ही कम पाए जाते हैं। यह ऊन निम्न श्रेणी की होती है। प्रत्यास्थता, लचीलापन, प्रतिस्कंदता, शिकन और प्रतिरोधकता और मजबूती भी इनमें कम होती है और इसीलिए इनसे पहनने वाले वस्त्र न बनाए जाकर दरियां, गलीचे और घटिया किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आपको इससे ये स्पष्ट होगा कि हम जब श्रेणियों की जो चयन करते हैं, तो जितने भी प्रकार की ऊन है उनमें जितने अधिक शल्क होंगे वो उतना ही उत्तम किस्म का रेशा उससे हमको प्राप्त होगा।
यानी 1 इंच रेशे में कितने शल्क पाए जाते हैं, ये उस ऊन की क्वालिटी को निर्धारित करता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में शल्कों की संख्या अधिक है, हाईएस्ट है आपकी मरीनों में। मरीनो जो वूल है या प्रथम श्रेणी की ऊन है, उनमें हाईएस्ट शल्क पाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी भी अच्छी होती है, लेकिन अपेक्षाकृत इसमें कम शल्क पाए जाते हैं। और चतुर्थ श्रेणी की ऊन जो ऊन है, उसमें शल्कों की संख्या अत्यंत कम होती है, इसीलिए उसे कड़े खुरदुरे वस्त्र या तो घटिया किस्म के वस्त्र या दरिया कंबल आदि बनाने के उनको काम में लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि ऊन का वर्गीकरण 2 प्रकारों से हो सकता है, एक तो भेड़ों के अनुसार और दूसरा है कटाई के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं कटाई के अनुसार ऊन के वर्गीकरण की। तो भेड़ों के शरीर से ऊन बसंत ऋतु में उतारी जाती है। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में ऊन की कटाई होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊन अप्रैल मई में, ब्रिटेन में जून जुलाई में, ऑस्ट्रेलिया में सितंबर में उतारी जाती है। गर्म जलवायु वाले स्थानों में वर्ष में 2 बार ऊन उतारी जाती है। और कटाई के अनुसार उनका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है मेमनों से प्राप्त ऊन। मेमने यानी भेड़ों के बच्चे। 6 से 8 महीने की उम्र के मेमनों से प्राप्त ऊन को मेमनों की ऊन या प्रथम श्रेणी की ऊन या फ्लीस ऊन कहा जाता है। यह बहुत ही बढ़िया किस्म की ऊन होती है। इससे प्राप्त तंतु नुकीले, सूक्ष्म और कोमल होते हैं और इनके सिर कटे हुए नहीं होते। इससे बने वस्त्र कोमल होते हैं और यह ऊन अपरिपक्व होने के कारण मजबूत नहीं होती। ऊन मेमने की पीठ और गर्दन से उतारी जाती है। देशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है और शल्कों की संख्या कैसी होगी? अधिक होगी। तो इनमें शल्कों की संख्या भी अधिक होती है। दूसरी है हॉगेट ऊन। यह ऊन 12 से 14 माह वाली ऐसी भेड़ों के शरीर से उतारी जाती है जिनके शरीर से पहले कभी ऊन ना उतारी गई हो। यानी प्रथम बार की जो ऊन है उसकी बात हम कर रहे हैं। इससे प्राप्त ऊन के तंतु कोमल, महीन, परिपक्व और प्रत्यास्थता गुण से युक्त होते हैं। इनके तंतुओं के सिरे नुकीले होते हैं और यह भी बढ़िया किस्म की ऊन होती है। मजबूत होने के कारण इनका प्रयोग वस्त्रों के तानों के धागों के रूप में किया जाता है। ताने यानी वार्प। इस अवस्था में भेड़ परिपक्व हो जाती है। इनमें पर्याप्त लचक एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है क्योंकि इनके धागे मजबूत लचक वाले होते हैं। तीसरी प्रकार की ऊन है इसमें कटाई के अनुसार में वर्जिन ऊन। ऊन का यह वर्ग नवीनतम है। यह ऊन उस वर्ग का है जिसे पहले किसी रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया हो, यानी जो पूर्णतया नवीन होता है। फिर आती है आपकी वेदर ऊन। तो 14 माह के भेड़ों के शरीर के पहली बार ऊन काटने के बाद दूसरी बार काटी जाने वाली ऊन वेदर ऊन कहलाती है। यह देखने में गंदी और मटमैली होती है। नेक्स्ट है खींची हुई ऊन या पुल्ड ऊन। जिन भेड़ों की मांस प्राप्ति के लिए हत्या की जाती है या जिन्हें मारा जाता है, उनके शरीर से प्राप्त ऊन खींचा गया ऊन कहलाता है। यह ऊन चूने के प्रयोग द्वारा या रासायनिक लेप द्वारा निकाला जाता है। अतः इनसे इन तंतुओं की जो जड़ें हैं वो खराब हो जाती हैं और इनसे घटिया किस्म का ऊन प्राप्त होता है। इससे अच्छी ऊन प्राप्त नहीं होती क्योंकि मांस के लिए पाली जाने वाली भेड़ों की उचित देखभाल नहीं की जाती। इनसे निम्न और दूसरा रसायनों के प्रयोग से जड़ निर्बल पड़ जाती है और खींचने से ऊन पर तनाव पड़ता है और वह फैल जाती हैं और दोबारा अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त नहीं कर पाती। यानी पुल्ड वूल इज नॉट गुड फॉर जो आपके पहनने वाले वस्त्र हैं, उनमें यह ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसी की जैसी एक होती है मृत ऊन या डेड वूल। यह ऊन अपने आप या दुर्घटनावश मरने वाली भेड़ों के शरीर से प्राप्त की जाती है और यह घटिया प्रकार की होती है और निम्न श्रेणी के वस्त्र निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटी वूल, COTTY, कॉटी वूल। यह विपरीत जलवायु में या उचित देखरेख के अभाव में या सही पोषण ना मिलने पर
जो भेड़ें ऊन प्रदान करती हैं उसे कोटी ऊन कहते हैं। यह ऊन जुड़ी हुई, गंदी और जमी हुई होती है। इस प्रकार की अनेक कठोर और आसानी से टूटने वाली होती है और निम्न श्रेणी का इनको माना जाता है और इनसे नमदे आदि ही बनाए जाते हैं। एक होती है टैगलॉक ऊन, TAGLOCKS, टैगलॉक्स। ऊन के बदरंग कटे फटे टुकड़ों या बने हुए खराब ऊन को टैगलॉक्स कहा जाता है। यह अत्यंत निम्न श्रेणी की होती है और इनसे निम्न श्रेणी के ही वस्त्र, कालीन, दरियां आदि बनाए जाते हैं। कालीन ऊन जो होती है, एक और प्रकार है कालीन ऊन। तो ये ऊन कड़ी, खुरदुरी, रुक्ष और छोटी होती है। इनसे पहले पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि इनका प्रयोग सिर्फ दरी या कालीन बनाने में किया जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और इसीलिए इसको ऊन या कालीन ऊन कहते हैं। जैसे कि भिन्न भिन्न जातियों से प्राप्त ऊनों में भिन्नता होती है, वैसे ही एक ही भेड़ के शरीर के विभिन्न भागों से भी भिन्न भिन्न प्रकार की ऊन प्राप्त होती है।